स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सी कला में। मेरा जो सेशन चल रहा था वो रिवीजन पे चल रहा था। जो मेरी 2 क्लास हो चुकी हैं और आज जो क्लास रहेगी वो तीसरी क्लास रहेगी और 2 क्लासों में मैंने 20 प्रश्नों को या 20 प्रश्नों का रिवीजन करा दिए हैं। ठीक है, तो आज जो रहेगा वो 21 नंबर से और 30 तक जो मेरा प्रश्न रहेंगे, जो आज भी 10 प्रश्न का रिवीजन हो जाएगा। और नाम तो 10 प्रश्न का ही रहेगा, बट मैं जो एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो उससे कई प्रश्न आपके बन जाते हैं। जो आप वीडियो देखते हैं, आप क्लास देखते हैं तो आप इससे वाकिफ़ होंगे, है ना। तो जो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है 20 नंबर का, ये पिछले क्लास का प्रश्न था कि वात्स्यायन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है। तो कितनी कलाओं का उल्लेख है काम सूत्र में? 64 कलाओं का। जो ऑप्शन डी देख रहे हैं 72, तो 72 कला जो है या 72 कलाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में है? प्रबंध कोश में। ठीक है, और बात करते हैं जो पिछली क्लास में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था ललित विस्तार में, जो अभी विगत बिहार स्टेट में पूछा गया हुआ था कि ललित विस्तार में कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है, तो उसमें कितना मिलता है? 86 मिलता है, 86 कलाओं का उल्लेख। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ, जो प्रश्न नंबर मेरा 21 होगा। आप लोगों को क्या करना है, बस कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है और प्रश्नों को नोट डाउन करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और लास्ट में आपको बताना भी है। और चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। जो प्रश्न नंबर 21 है, आप पढ़िए उसको। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा तत्व बताइए, वो कौन तत्व है जिसके अभाव में, जिसके बिना जो चित्र है वो उसका चित्र बनाना संभव नहीं है या चित्र रचना संभव नहीं है। तो आपको तो पता ही है कि जो कला के जो तत्व हैं वो कितने हैं और कला के जो अंग हैं वो कितने हैं और संयोजन के सिद्धांत कितने हैं। तो आपको मैंने बता रखा है कि चाहे वो तत्व हो, वो या फिर अंग हो या फिर संयोजन के सिद्धांत हो, वो तीनों 6 हैं। अगर हम बात करें कला के अंग की, चित्रकला के अंग की, है ना, तो वो भी 6 हैं जिसको हम षडंग नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम तत्व की बात करें वो भी तत्व हैं, सॉरी वो भी 6 तत्व हैं। बात करें संयोजन के सिद्धांत तो वो भी 6 हैं। हालांकि ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊँगा। ठीक है, और क्योंकि आप तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो बात करते हैं ऐसा कौन तत्व है जिसके बिना चित्र रचना संभव नहीं है। अगर हम बात करें रेखा की, अगर हम बात करें धरातल की, बात करें रूप की या बात करें रंग की, बिल्कुल धरातल जो है, क्योंकि आपको पता है ना, धरातल के बिना, अगर आपके पास कोई धरातल नहीं होगा, कोई सरफेस नहीं होगा, तो आप किस पे चित्र बनाएंगे, किस पे आप ड्रा करेंगे, है ना। और बात करें रेखा, तो रेखा के बिना चित्र रचना संभव है कि नहीं? संभव है भाई। आप रेखा नहीं आप ड्रा करेंगे, आप डायरेक्ट कलर से कर देंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन मेरा बी है धरातल, वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो कौन सा? धरातल। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न मेरा है प्रश्न नंबर 22। भारतीय संस्कृत के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो 4 लक्ष्य कौन है जो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो हैं ये 4 या पुरुषार्थ हैं। ठीक है, या 4 लक्ष्य हैं। अब बात कर रहा है चित्रकला का किससे संबंध है। तो विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र जो है में, तो उसमें कहा गया है, एक सूक्ति मिलती है जिसमें कहा गया है, कलानम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथमम हैतद गृह यत्र प्रतिष्ठम। ठीक है, बात करता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा अर्थ निकालें ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतना डिटेल ना जाऊँ, लेकिन जब आगे प्रश्न आता है, सामने प्रश्न होता है, तो डिटेल में बिना जाए और रुक ही नहीं पाते हैं। मन ही नहीं करता कि मैं अधूरा आपको केवल आंसर बता दें और अगला प्रश्न पे आ जाएं। तो ये एक्चुअली मेरी हैबिट नहीं है ना। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें, तो इसमें का अर्थ जो है, इस सूक्ति का जो अर्थ है कि कला से मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं, ठीक है, तो इसकी प्राप्ति होती है। या हम कह सकते हैं जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा होती है, जिस घर में चित्र होते हैं, ठीक, तो वहाँ क्या है, वहाँ मंगल ही मंगल होता है, मतलब वहाँ हमेशा मंगल ही होता है, ऐसा मानना है। अगर हम बात करें चित्रकला की, तो उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो ऑप्शन सी है, काम से उसका चित्रकला का संबंध है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? आपको बताना है चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं। ऑप्शन ए 2 होते हैं, ऑप्शन बी 3 होते हैं, ऑप्शन सी 4 होते हैं या 5 आयाम होते हैं। बिल्कुल आपको तो ये आंसर पता ही होगा। जो ऑप्शन ए है 2 आयाम होते हैं, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन हम त्रिआयामी या 3 आयाम कैसे बना सकते हैं, कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? वो गहराई से रेखाओं के द्वारा, है ना। तो जो प्रश्न नंबर 23 है इसका कौन सा आंसर आपका सही है? ऑप्शन ए 2, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 24। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रमाण कहलाती है, ऑप्शन बी आकार कहलाती है, ऑप्शन सी अनुपात या ऑप्शन डी भाव कहलाती है। बिल्कुल इसमें मैं आंसर बताते हुए आगे प्रश्न की तरफ चलूँगा। जो ऑप्शन ए है प्रमाण, तो मेरा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, प्रमाण कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया था? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी नारायण मुनि या ऑप्शन डी भरत मुनि। तो बिल्कुल आपको तो इस प्रश्न से ही आंसर मिल रहा है। बात करते हैं नाट्यशास्त्र, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको 8 रसों के बारे में नहीं पता है, लेकिन नाट्यशास्त्र पता है किसकी रचना है? भरत मुनि की, है ना। तो 8 रसों को भरत मुनि ने ही बताया था। हालांकि इन्होंने 9वां रस भी बताया था लास्ट में, लेकिन बात कर रहा है 8 रस भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में किसने बताया? भरत मुनि ने, ठीक है। जो मेरा ऑप्शन डी है बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26। चित्र में रेखा क्या उत्पन्न करती है? आकृति को रूप देती है, ऑप्शन बी प्रवाह पैदा करती है, या ऑप्शन सी चित्र को उभारती है, या डी उक्त सभी। बिल्कुल इसका आंसर होगा उक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल मेरा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर हुई, कानपुर में खोज हुई, इलाहाबाद में खोज हुई, या मध्य प्रदेश में खोज हुई? आपको बताना है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई, ठीक है। तो ये भी आपका एक कॉमन ही प्रश्न है। प्रश्न नंबर माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 मिर्ज़ापुर, है ना, वो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। बात करें मिर्ज़ापुर की खोज किसने किया था? मिर्ज़ापुर की खोज का श्रेय किसको जाता है? कार्लाइल और काकबंदी को। है कहाँ पे मिर्ज़ापुर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसमें जो एक गुफा है लुखनिया, वो नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है, नृत्य चित्रों के लिए। ये आपका प्रश्न बहुत बार बना है कि नृत्य चित्रों के लिए कौन सी गुफा प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है मिर्ज़ापुर की लिखुनिया गुफा, ठीक है। लिखुनिया है ना, लिखुनिया मतलब क्षेत्र, ठीक है। और ऐसे बहुत मिर्ज़ापुर से आपके प्रश्न बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के मिले हैं, मनुष्यों के मिले हैं, आखेट के मिले हैं, या औजार के मिले हैं? बिल्कुल जो ऑप्शन सी है आखेट के, वो मेरा बिल्कुल सही आंसर है। आखेट के जो चित्र हैं वो सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक प्रागैतिहासिक काल में मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? खड़िया, गेरू, काला, या जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर? तो बिल्कुल आदि मानव की अगर हम रंग की बात करें तो खड़िया, गेरू, काला अगर है तो गेरू भी यूज करता था। लेकिन मैंने आपको मैं बताता हूँ, अगर ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है, चुनना है। जो आपका आंसर सबसे सही, सबसे उचित, सबसे अप्रोप्रिएट होगा वही आपको आंसर देना है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, तो ये जो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रंगों में स्थायित्व लाने के लिए ये क्या करते थे, ये रंगों को जानवरों की चर्बी में मिलाते थे कि ज़्यादा दिन तक वो रंग जो है वो बना रहे, अपना जो अपनी स्थायित्व है वो बरकरार रखे, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30। भीमबेटका, लिखुनिया, पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, या गुफा के लिए? आपको बताना है गुफा के लिए प्रसिद्ध है कि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कि प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है या बौद्ध स्तूप के लिए? बिल्कुल हम बताना चाहेंगे जिसका आंसर है वो प्रश्न ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, ठीक है। और आज जो है 20 से 30 प्रश्न हो गए, मतलब 10 प्रश्न आज भी हो गए हैं।
और 10 प्रश्न ही रखते हैं। आपको बताना है कि आप के जो 10 प्रश्न आपने किए, अभी रिवीजन किया है, उसमें कितने आपने आंसर बनाए हैं, कितने आपके आंसर सही हैं। तो बिल्कुल आप कमेंट में दीजिएगा या बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, आप बस तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास के साथ और नए सेशन के साथ और नए प्रश्नों के साथ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा।